वेलकम फ्रेंड्स। और आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो से अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिसमें आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हैं, अगर आप उसमें अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसी के साथ और देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये चैप्टर 1 और यूनिट 1 का चैप्टर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। तो वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास वाला चैप्टर है ये, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये इतिहास नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है। तो ऐसा क्यों? देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान के निर्माण के पीछे हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही हुई है, और उसी के संदर्भ में आपके लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम पहली लाइन से शुरुआत करें हमारे इस वीडियो की, तो लिखा हुआ है कि प्राचीन काल से ही हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। कारण क्या था इसका? कि हमारा देश अपने धन वैभव संसाधनों में से बहुत ज़्यादा युक्त था, इसलिए विदेशियों का हमेशा से ही हमारा देश क्या रहा है? एक केंद्र बन के रहा हुआ है। चाहे हम बात करें मुग़ल बादशाहों की, चाहे हम बात करें और भी बहुत सारे लोगों की, और चाहे हम बात करें अभी कुछ सालों के पहले जो यूरोपीय जातियां आईं, यानी कि जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनकी। तो दोस्तों, यूरोप से जो 4 जातियां आईं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं: पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ये जो कंपनी हमारे देश में आई, इन सब का आने का समय अलग अलग है। जैसा कि अगर मैं पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, तो उसका आमतौर पर समय बताया जाता है 1498। अगर मैं बात करूं आपसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उनका समय बताया जाता है कि वो आए थे 1600 में। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमें फ़िलहाल में ये समझना है कि ऐसे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये लोग आए। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? ये लोग शुरुआत में जब हमारे देश में आए तो ये व्यापार के उद्देश्य से आए हुए थे, और व्यापारिक क्षेत्र में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने बहुत ही ज़्यादा सफलता हमारे देश में हासिल करी। इन्होंने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना हम राजनीतिक क्षेत्र है उसमें भी भारत में दखल देना शुरू कर दें, और ये हुआ भी। तो अंग्रेजी जो व्यापारी थे, जब भारत में आए थे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ वो करेंगे कि भारत को गुलाम बनाएंगे या भारत की राजनीतिक क्षेत्र में कुछ दखल अंदाजी, या बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ प्रभाव डालेंगे। लेकिन वो एक चीज़ समझ गए हमारे देश में आकर, कि हमारे यहाँ जो राजा महाराजा हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपस में क्या हुए हैं? लड़ रहे हैं, यानी कि उन राजाओं की आपस में नहीं बनती है। इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, और साथ में जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, कि अंग्रेज़ी लोग अपने आधुनिक युद्ध कला में भी माहिर थे, यानी कि उनके पास बहुत सारे ऐसे आधुनिक हथियार थे जिसकी वजह से भी वो हिंदुस्तान के ऊपर राज करने में, रूल करने में सफल हुए। तो दोस्तों, ये बेसिकली कुछ कारण है मैंने आपके लिए बताया यहाँ पर, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और समझें तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो यही थी कि फूट डालो और शासन करो, ये उनकी नीति थी। तो आप पेपर में इस तरह से अगर लिखेंगे, अगर ये प्रश्न बनता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये साबित होगा। इसके बाद हम वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद, कुछ वीडियो कंप्लीट करने के बाद, हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए संभावित क्वेश्चन बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। इसके अलावा हम 20 जो होती है यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैराम बताया हुआ है कि जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1600 में स्थापित हुई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो रहा भारत में बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहा। सुखद इन द सेंस की, जैसा कि आप जानते हो कि अंग्रेज़ों के पहले मुग़लों का राज था, उसमें भी
औरंगज़ेब की मरने के बाद, मतलब औरंगज़ेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हो गई थी, जो आखिरी मुग़ल बादशाह के नाम से जाना जाता है वैसे तो। लेकिन ऐसा है कि आखिरी मुग़ल बादशाह तो 1857 तक रहे, बट फिर भी इतिहास में इसको बताते हैं। तो हम बोल सकते हैं इस बेसिस पर कि अंग्रेज़ों को शुरू में कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई मुग़ल बादशाह उनके खिलाफ़ थे। जैसे हम लोग को पता होगा, अगर आप लोग जानते हो, कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो ख़राब था। वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना रूल स्थापित करे। हालाँकि आगे की बात है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा-सा बता रहा हूँ। तो अंग्रेज़ अधिकारियों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या किया? उन्होंने भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र हैं, उनमें वो हस्तक्षेप करने लगे। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करता है, तो कितनी गुस्सा आती है हमको। तो इस वजह से क्या, जनता भी क्या थी, नाराज़ थी। तो यही कारण था कि जो 1857 की क्रांति हुई, उसका जन्म हुआ या वो क्रांति हुई। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि धार्मिक कारण जो होता है, धार्मिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप होता है, वो उस समय के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बहुत बोल सकते हैं आप लोग कि आग जैसा काम था, कि उसमें अगर किसी ने हस्तक्षेप किया, तो लोग बिल्कुल आग बबूले हो जाते थे। हालाँकि आज भी धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बहुत ही गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि एक घटना अगर मैं आपको बताऊँ 1857 की, तो घटना ये थी कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक भी काम करते थे, और उन भारतीय सैनिकों को गाय और सूअर की जो चर्बी होती थी, उससे बनी हुई, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बंदूक की गोलियां होती हैं, जिसको कारतूस बोलते हैं हम लोग, ऐसे कारतूस को राइफल्स में मुंह से छील कर रखना पड़ता था, या उसमें बोल सकते हैं अपन लोग कि फिट करना पड़ता था। तो इससे उस समय के भारतीयों को लगा कि ये वाकई में बहुत गलत है, और ये हमारे धर्म पर सीधा सीधा क्या है, प्रभाव है। तो मुसलमानों को भी लगा और हिंदुओं को भी लगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, और मुसलमान जो हैं वो सूअर के लिए अपवित्र मानते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई, इसलिए आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा हो पिछली क्लासेस में, 12th क्लास में, अगर आपका आर्ट सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, कि जो एक मंगल पांडे थे, यही एक हिसाब से 1857 की क्रांति के जनक थे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, अगर इनकी मदद से आप लोग अपना आंसर लिखते हो, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस आंदोलन से हमको बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को इसको खिलाफ, या अंग्रेज़ों को इस देश से हटाने में जीत नहीं मिली। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इस आंदोलन से इतना हो गया कि भारतीयों के अंदर एक समझ विकसित हो गई। उनके अंदर एक, आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी समझ आ गई, एक इस तरह का उनके अंदर एक ज्ञान बढ़ गया कि हाँ, हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, और हम लड़ ही नहीं सकते बल्कि उनको इस देश से हटा भी सकते हैं। हम अपने देश को अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं था 1857 का आंदोलन, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ शुरुआत में तो भारतीय सैनिकों को सफलता मिली, लेकिन आगे जाके उन्होंने उनको दमन करना, मतलब भारतीय सैनिकों को दमन करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जब ये पूरा आंदोलन ख़त्म हो गया, तो इसके बाद ये घटना ब्रिटेन तक पहुंच गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी। तो इस वजह से ये सारी जानकारी जब वहाँ पर पहुँची, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश सम्राट हैं, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली भारत को चलाने की, और कंपनी के हाथों से भारत की सत्ता हमेशा के लिए निकल गई। तो दोस्तों ये फर्स्ट पीरियड है अंग्रेज़ों का, कि 1600 से लेकर 1857 तक उन्होंने एक हिसाब से व्यापारी बनकर हमारे देश के ऊपर एक हिसाब से राज किया, व्यापार किया, आप जो भी कहें समझ सकते हैं। उसके बाद फिर 1857 से अंग्रेज़ों ने जो है देश को चलाया, लेकिन जो ब्रिटिश सम्राट था उसके कहने पर, उसके इशारे पर सब कुछ भारत में होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो बेसिकली अंग्रेज़ों की धारणा थी, इससे
भारत के लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेज़ तो हमको कभी आज़ाद होने नहीं देंगे, लेकिन हम भी भारतीय हैं, हमको ही पता है कि हमको कैसे आज़ादी चाहिए, क्योंकि भारत के लोग तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन को बेसिकली हमने बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए, अंग्रेजी लोगों के द्वारा दिए गए कुछ स्टेटमेंट उस समय के पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करूँ किसकी, मॉन्टेग्यू की, तो मॉन्टेग्यू की स्टेटमेंट है कि भारतवर्ष के लोगों का जो भाग राजनीति में रुचि रखता है, उसके लोग बौद्धिक दृष्टि से हमारे ही बच्चे हैं। भारतवर्ष की वर्तमान बौद्धिक व नैतिक जागृति हमारे क्रियाकलापों के लिए श्रेय की बात, लज्जा की नहीं। तो बेसिकली अंग्रेजी लोग जो थे, जब उनको लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है हिंदुस्तान में, तो उन्होंने इस बात को एक नया रूप दे दिया। मॉन्टेगो जैसे लोगों ने ये बोला कि राजनीति में जो भी हो रहा है वो एक हिसाब से हमारे हिसाब से ही हो रहा है, क्योंकि हमने भारत के लोगों को बौद्धिक रूप से उनको जागृत कर दिया है, नैतिक रूप से, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हमें कोई इसमें डरने की बात नहीं है। तो बेसिकली ये बताया हुआ है, लेकिन सच्चाई है कि अंग्रेज़ों ने हर संभव कोशिश की हमारे आंदोलनों को कुचलने के लिए, हमारे लोगों को मारने के लिए, जो बेसिकली आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उनका सपना साकार हो नहीं पाया। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारणों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि 19वीं शताब्दी की प्रमुख घटना मतलब पहला कारण तो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मैकडोनाल्ड का भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैकडोनाल्ड के शब्दों में, भारतीय राष्ट्रवाद राजनीतिक मंडलों का नहीं अपितु इससे बहुत कुछ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जब ये आंदोलन हुआ तो हम केवल राजनीति के लिए इसको नहीं कर रहे थे कि हमको राजनीति सत्ता हमारे हाथ में लेनी है भारतीयों को, बल्कि हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा थी उसको अंग्रेजी लोग क्या कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि वो हमारे धार्मिक जीवन में, वो हमारे बोल सकते हैं अपन लोग आर्थिक जीवन में, वो हमारे सांस्कृतिक जीवन में क्या कर रहे थे, बिल्कुल दिन ब दिन हस्तक्षेप करते जा रहे थे। तो ये इसके पीछे कुछ कारण थे। अब हम फिलहाल में फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, स्वतंत्र संग्राम 1857 का। तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। अधिकांश किताबों में आपके लिए ये मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश लेखकों की, तो उन्होंने इसको कोई स्वतंत्र संग्राम का नाम नहीं दिया है, बल्कि वो इसको क्या नाम देते, सैनिक विद्रोह, कि भारत में कुछ भारतीय सैनिक हमारी सेना में थे लेकिन हमारे खिलाफ हो गए, और ये एक सैनिक विद्रोह था। इसका भारत के आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सच छुपा नहीं है किसी से कि वाकई में ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस पर बहुत सारी भारतीय बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हो रेफरेंस के तौर पर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि हमको भारतीयों को एक बहुत ही अच्छा इस आंदोलन से विद्रोह की तरीके समझ में आए। अंग्रेज़ों ने बहुत सारी कोशिशें भी की, जैसे कि चार्ल्स डिके ने अपनी पुस्तक ग्रेट इंडिया में लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने जो भारतीय कैदी थे, जिनमें सैनिक भी थे और जो विरोध कर रहे थे वो भी थे, तो उनको बिना न्यायिक कार्यवाही किए बिना ही सजा दे दी। उनको आप बोल सकते हो कि उनको मौत के घाट उतार दिया। तो एक हिसाब से ये भारतीयों की ऊपर अंग्रेज़ों की, मतलब बोल सकते हैं आप लोग, गुनाहों की या अंग्रेज़ों की जो यातनाएं थी, प्रताड़नाएं थी, उनकी चरम सीमा थी। गांव के गांव जला दिए गए, निर्दोष ग्रामीणों को मारा गया, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये बहुत बुरा टाइम था उस पीरियड में। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत प्रोसेस के साथ बहुत सारे लोग तो मारे गए, लेकिन हमको फाइनली आज़ादी भी मिल गई। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बताया कि क्या कारण थे कि ऐसा सब कुछ हुआ। तो लिखा हुआ है कि योग्य नेतृत्व का अभाव था। जैसे आपके लिए इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करना हो, आपको लिखना हो पेपर में कि क्या कारण थे इसके वजह से स्वतंत्र आंदोलन संभव नहीं हो पाया, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो नेतृत्व का अभाव था, संचार और सैन्य व्यवस्था की कमी थी, तालमेल का अभाव था, जैसे कि कमियों के कारण यह आंदोलन सफल भले ही ना हो पाया हो, पर आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों ने जिस पाशविकता का परिचय दिया उससे भारतीयों को यह समझ में आ गया कि जनता उनके रूल से क्या है, भयभीत है। लेकिन भयभीत होने के बावजूद भी लोगों ने आगे जाकर कुछ आंदोलन और किए, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। चलिए इसी के साथ बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है आपके लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, पाश्चात्य शिक्षा को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब ऐसी शिक्षा जो हमको अंग्रेज लोग देकर चले गए। ऐसी शिक्षा में सबसे पहले अगर बात करें तो वही शिक्षा आती है जिसका बार बार देश में क्रिटिसाइज होता है, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए तो शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय राष्ट्रवाद को बल मिल गया। तो ये दूसरा कारण है। क्यों? क्योंकि शिक्षित होने के पश्चात क्योंकि शिक्षित होने के पश्चात भारतीयों को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज लोग के कहने में और करने में कितना फर्क है। भारतीयों को पढ़ने के बाद, पाश्चात्य शिक्षा को समझने के बाद, उसका ज्ञान लेने के बाद उनको दीनता-हीनता का आभास हुआ। उनको समझ में आया कि अंग्रेज लोग हमको हमेशा से ही बहुत ही निचले स्तर पर मानते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो एक मैकाले था, मैकाले ने तो आप समझ सकते हैं कि उसने ये सोचा था कि हम इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना चाह रहे हैं, या अंग्रेजों का लक्ष्य इसलिए था भारतीयों को शिक्षा देने का। मैकाले के शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि क्या करे कि भारतीय जो लोग थे, अंग्रेजी सरकार को कम वेतन पर काम करने वाले लोग मिल जाए, मजदूर मिल जाए। तो मैकाले ने लिखा भी है कि ऐसे लोग जो रक्त और वर्ण के आधार पर तो भारतीय होंगे, मतलब वो बनावट में, वो कर्म में, रंग में वो भारतीय होंगे, लेकिन उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो विचार है, उनके जो शब्द हैं, वो कैसे हो जाएंगे, अंग्रेजों की तरह हो जाएंगे। तो मैकाले ने बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पूरे हमारे पुराने जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, और अंग्रेजों ने चूंकि ये पूरी जिम्मेदारी मैकाले को दी थी, तो उसने अपने हिसाब से बदलाव किया हमारी शिक्षा में। हालांकि मैकाले की ये बात भी है कि उसने बोला था कि भारत के लोग भली भांति जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो राष्ट्रीय आंदोलनों में लोकतांत्रिक शासन की मांग करेंगे, और इसीलिए मैकाले ने तो यहाँ तक कहा है 1837 में कि अंग्रेजी इतिहास में वह दिन गर्व का दिन होगा जब हमारे पाश्चात्य शिक्षा से, यानी कि अंग्रेजी भाषा से, हमारे कल्चर से भारतीय लोग शिक्षित होकर पाश्चात्य संस्थाओं की मांग करेंगे। जैसे कि आप बोलते हो ना कि लोकतंत्र भी क्या एक पाश्चात्य सिस्टम ही तो है। जैसे आज आप देखते हो कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना भूमंडलीकरण, ये हो गया है। तो ये भी क्या है, सब पाश्चात्य शिक्षा का ही कमाल है। लेकिन ठीक है, अब समय की मांग है तो करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं इस पूरे पॉइंट के बेसिस पर कि अंग्रेज शिक्षा का भारतीयों पर मिला जुला प्रभाव भी हुआ इस बात को लेकर। जैसे कई ऐसे लोग थे हमारे हिंदुस्तान में जो आज भी बोलते हैं कि अंग्रेजों की जो शिक्षा थी, इससे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे बोल सकते हैं रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब के सब नष्ट होते गए और नष्ट होते भी जा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सभ्यता, उसकी संस्कृति का गुणगान करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंग्रेजी एजुकेशन को, जो पाश्चात्य शिक्षा को अच्छा मानते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी प्रसार प्रसार से भारत के अलग अलग कोनों में जो लोग थे, जो हीन थे, जो गरीब थे, जो कुछ नहीं जानते थे, उनको एक हिसाब से आज वो अपना सिर उठाकर जी सकते हैं। वो अपने अधिकार जानते हैं, वो जानते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टर, मिल ने, ये ऐसे कुछ विचारक थे। इन्होंने तो यहाँ तक विचार दिया है कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र, राष्ट्रीयता की भावना जो जागृत हुई है वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा से ही जागृत हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका हूँ राष्ट्रीय आंदोलन के उदय एवं उसके कारणों के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3rd पॉइंट,
और जानेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके जवाब दे सकूँ एक कम टाइम पीरियड में। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए ट्यूटर पॉलिश के साथ, मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।